इस वीडियो में हम लोग क्लास 6 हिंदी का एग्जाम मॉडल सेट 2 सॉल्व करेंगे। एग्जाम मॉडल सेट 1 का वीडियो पहले ही बना चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो कमेंट बॉक्स में लिंक दे देंगे या फिर आप सीधे प्लेलिस्ट से जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं। बाकी सब्जेक्ट का भी वीडियो बना चुके हैं तो आप एक बार प्लेलिस्ट जरूर चेक कर लें। जो मॉडल सेट का वीडियो पहली बार देख रहे हैं उनको मैं बता दूं, टोटल मार्क्स रहेगा 50 और आपको समय दिए जाएंगे 2 घंटे। फर्स्ट में बोला जा रहा है सही विकल्प को चुनकर सही का निशान लगाइए। इसमें 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। एक का सही जवाब दीजिएगा तो 2 नंबर मिलेगा और पांचों का सही जवाब दीजिएगा तो 10 नंबर मिलेगा। फर्स्ट में बोला जा रहा है बा उपनाम से जाना जाता है। तो बा उपनाम से कौन जाने जाते हैं? कस्तूरबा। अगर आप हमारे क्लास 6 हिंदी का सारा वीडियोस देख चुके हैं तो आपको ये सब क्वेश्चंस बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। 2 है चित्तौड़ के महाराजा थे। तो चित्तौड़ के महाराजा कौन थे? महाराणा प्रताप। हॉकी के जादूगर कहा जाता है। तो हॉकी का जादूगर किन्हें कहा जाता है? मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है। आपको ये क्वेश्चन है बहुत ध्यान से बनाना है, ठीक है, बहुत ध्यान से। किन ध्यान से बनाना है? देखिए सभी ऑप्शन में मेजर मेजर सब में लगा हुआ है और अंत में चंद चंद लगा हुआ है, ठीक है। तो आपको बहुत ध्यान से बनाना है। तो ध्यान से क्या हो गया? ध्यानचंद। तो मेजर ध्यानचंद। 4 है तेनालीराम किनके दरबार में रहते थे। तो तेनालीराम राजा कृष्णदेव राय के दरबार में रहते थे। 5 है अंत में चित्रकार कंजूस सेठ के पास क्या लेकर गया। तो अंत में चित्रकार कंजूस सेठ के पास क्या लेकर गया था? आईना। 2 में बोला जा रहा है खाली स्थानों को भरिए। इसमें 5 खाली स्थान दिए हुए रहेंगे, ठीक है, और पांचों को भरिएगा तो 10 नंबर मिलेगा। एक को भरिएगा सही सही तो 2 नंबर मिलेगा। तो 2 2 2 करके कितना हो गया? 10 नंबर। क में बोला जा रहा है हम उनके बूझे दिमागों में फिर से डैश जगाएंगे। तो क्या जगाएंगे? उमंग जगाएंगे, उमंग। ख है डैश ने तेनालीराम से मिलने का फैसला किया। तो किसने तेनालीराम से मिलने का फैसला किया? चित्रकार ने। ये सब ऐसे क्वेश्चंस है ना, अगर आप ध्यान से कहानी को पढ़े ना, कहानी और कविता को, तभी बन सकता है। तो किसने तेनालीराम से मिलने का फैसला किया? चित्रकार ने। ग है एक डैश खर्च करने में उसकी जान निकलती थी। तो क्या खर्च करने में उसकी जान निकलती थी? कौड़ी। वो एक कौड़ी भी खर्च करना नहीं चाहता था। अगला सवाल है सीमाहीन डैश में उड़ते निर्भय विचरण करते हैं, ठीक है, उड़ते विचरण करते। विचरण करना यानी घूमना, निर्भय यानी बिना भय के, सीमाहीन मतलब क्या? जिसकी कोई सीमा ना हो। सीमाहीन डैश में उड़ते निर्भय विचरण करते हैं। तो सीमाहीन आकाश में उड़ते निर्भय विचरण करते हैं। तो आकाश का क्या होता है? गगन होता है। अंग है मेजर ध्यानचंद ने वर्ष डैश में पंजाब रेजिमेंट की ओर से खेला था। तो कब खेले थे मेजर ध्यानचंद? 1933 ईस्वी में, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, टिक नहीं मारना है, क्या करना है? यहाँ पर भरना है। तो 1933 को यहाँ भर देंगे, गगन को यहाँ भर देंगे, कौड़ी को यहाँ भर देंगे, चित्रकार को यहाँ भर देंगे। क में जो खाली स्थान था तो उसमें भरेंगे उमंग। 3 में बोला जा रहा है निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित शब्दों के सर्वनाम के भेद को सामने कोष्ठक में लिखिए, ठीक है। सामने जो कोष्ठक ऐसे ऐसे दिया हुआ है तो इसी में आपको है ना इसका भेद लिखना है, सर्वनाम का, ठीक है। अब यहाँ पर रेखांकित कौन कौन सा शब्द है? ठीक है, रेखांकित इसमें ये है, इसमें ये है, इसमें यही है, इसमें स्वयं है और इसमें कुछ है, ठीक है। ये सब रेखांकित है यानी अंडरलाइन किया हुआ शब्द है। तो आपको है ना इसके सर्वनाम के भेद बताना है। अंडरलाइन किया हुआ सब सर्वनाम है, आपको सिर्फ भेद बताना है। ये सब क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले इसका हमें परिभाषा पढ़ना होगा। देखिए सर्वनाम किसको कहते हैं? वैसे शब्द जो किसी संज्ञा के बदले आते हैं। इस तरह भी बोल सकते हैं, संज्ञा के बदले आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल है राम एक लड़का है, वह समझदार है। तो यहाँ पर वह शब्द किसके लिए आया? ये जो संज्ञा राम है ना उसके बदले आया है। तो वह यहाँ पर क्या हो गया? सर्वनाम हो गया। तो सर्वनाम कहते हैं संज्ञा के बदले जिन शब्दों का प्रयोग होता है उसे सर्वनाम कहते हैं। परिभाषा विभिन्न प्रकार से दे सकते हैं, ठीक है, जरूरी नहीं है कि एक ही प्रकार से। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पहला होता है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा होता है निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा होता है संबंधवाचक सर्वनाम और पांचवा होता है निजवाचक सर्वनाम और एक आखिरी होता है
वो होता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब इन्हीं 6 में से हमें जवाब देना है। देखिए क में लिखा हुआ है कौन खा रहा है, तो यहाँ पर जो कौन है ना अंडरलाइन किया हुआ, ये कौन सा सर्वनाम है, तो ये है प्रश्नवाचक सर्वनाम। कैसे, तो वैसा सर्वनाम जिसका इस्तेमाल प्रश्न पूछने में किया जाता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो देखिए कौन खा रहा है, तो कौन का इस्तेमाल किया जा रहा है प्रश्न पूछने में, तो कौन हो गया प्रश्नवाचक सर्वनाम। देखिए ख में मैं अंडरलाइन किया हुआ है, तो आपको बताना है कि इसमें कौन सा सर्वनाम का भेद है। तो देखिए मैं अपने काम पर लौट आया, तो इसमें मैं में पुरुषवाचक सर्वनाम है। पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम किसको कहते हैं, जिस सर्वनाम से बोलने वाले, सुनने वाले या जिसके बारे में कहा जाए उसका बोध हो, उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ मैं अपने काम पर लौट आया, तो यहाँ पर बोलने वाले का बोध हो रहा है, ठीक है ना, बोलने वाले का बोध हो रहा है, तो ये हो गया पुरुषवाचक सर्वनाम। देखिए ग है यही मेरा घर है, तो इसमें यही में अंडरलाइन किया हुआ है, तो यही में कौन सा सर्वनाम होगा, यही में होगा निश्चयवाचक सर्वनाम। तो निश्चयवाचक सर्वनाम से न किसी निश्चित व्यक्ति, निश्चित भाव या निश्चित दूरी का बोध होता है। तो ये यही मेरा घर है, तो यहाँ पर ना निकटता का बोध हो रहा है, कुछ फिक्स चीज का बोध हो रहा है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, तो यही यहाँ पर क्या हो गया निश्चयवाचक सर्वनाम। घ है मैं स्वयं चला जाऊंगा, तो यहाँ पर स्वयं में अंडरलाइन किया, तो ये है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम से ना कोई भी निजता का बोध होता है, इसमें कोई व्यक्ति है ना ये बोलता है कि ये मेरा है, ठीक है ना, खुद, अगर कहीं पर खुद या स्वयं लगा हुआ है तो वह है निजवाचक सर्वनाम। जैसे लिखा हुआ मैं स्वयं चला जाऊंगा, तो यहाँ पर क्या बोध हो रहा है कि यह है ना मैं ये काम खुद कर लूंगा, तो अगर कहीं पर स्वयं और खुद रहे तो वो सर्वनाम होता है निजवाचक सर्वनाम। अंगा है कुछ तो किया करो, तो इसमें कुछ में अंडरलाइन किया हुआ है, तो देखिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम से ना किसी अनिश्चित व्यक्ति का बोध होता है, या फिर किसी अनिश्चित दूरी का बोध होता है, या फिर किसी अनिश्चित भाव का, भावनाओं का बोध होता है। यहाँ पर बोला जा रहा है कुछ तो क्या करो, लेकिन क्या करे इसमें ये नहीं बताया गया, तो इसमें कंफ्यूजन है। तो यहाँ पर कुछ अनिश्चित बात बोला जा रहा है, अनिश्चित, तो ये हो गया अनिश्चयवाचक सर्वनाम, क्योंकि यहाँ पर अनिश्चित बात का बोध हो रहा है। आप आंसर का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वैसे भी कमेंट में एक लिंक दे दिए हैं पीडीएफ का, आप वहां से पीडीएफ को डाउनलोड जरूर कर लें और कॉपी में लिख लें। 4 में बोला जा रहा है निम्न प्रश्नों के उत्तर 1 या 2 वाक्यों में दीजिए। इसमें 2 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन का सही जवाब दीजिएगा तो 5 नंबर मिलेगा, और दोनों का सही जवाब दीजिएगा तो 10 नंबर मिलेगा। पहला सवाल है ध्यानचंद यानी मेजर ध्यानचंद को कब से हॉकी का जादूगर कहा जाने लगा। इस चैप्टर का वीडियो पहले ही बना चुके हैं, तो आप प्लेलिस्ट से जाकर वीडियो को देख सकते हैं। उत्तर हो जाएगा सन 1936 में बर्लिन ओलंपिक में ध्यानचंद के हॉकी खेलने के ढंग से प्रभावित होकर लोगों द्वारा उन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाने लगा। जब बर्लिन ओलंपिक में मेजर ध्यानचंद जी को हॉकी खेलते हुए देखे लोग तो बहुत ही आश्चर्यचकित हो गए और उनको हॉकी का जादूगर कहने लगे, क्योंकि वो हॉकी बहुत अच्छा खेलते थे। तू है तू जननी मन की अति भोरी, इनके कही पतियायो, जी तेरे कछु भेद उपजी हैं, जानी परायो जायो। भाव स्पष्ट करें, तो इसका हमें अर्थ बताना है। देखिए उत्तर लिखेंगे, जब कोई व्यक्ति कृष्ण के माखन चुराने की शिकायत यशोदा से करता है तो कृष्ण कहते हैं कि माँ तू मन की इतनी भोली भाली हो कि इनके बहकावे में आ गई हो और इनकी बातों पर विश्वास कर लियो। शायद तुम्हारे मन में ऐसी शंका उत्पन्न हो गई है कि मैं किसी दूसरे का पुत्र हूँ। इसमें कोई एक आदमी होता है जो कृष्ण के माखन चुराने की शिकायत है ना उनकी माँ यशोदा से कर देता है, उनकी पालने वाली माँ, ठीक है, जन्म नहीं दिया, उनकी पालने वाली माँ यशोदा से कर देता है। तो श्री कृष्ण है ना वो बोलते हैं माँ तुम मन की इतनी भोली हो कि इनके बहकावे में आ गई हो, इनकी बातों पर तुम आसानी से विश्वास कर लेती हो, तुम इतनी भोली भाली हो। तो श्री कृष्ण अपनी माँ को अपने पक्ष में करने के लिए बोलते हैं कि ऐसा लगता है कि मन में शंका उत्पन्न हो गया आपके कि मैं किसी दूसरे का पुत्र हूँ, ठीक है, इसलिए मुझ पर विश्वास नहीं करती हो, क्योंकि एक माँ अपने बच्चों को बहुत प्यार करती है, इसलिए इसी बात का वो फायदा उठाते हैं। श्री कृष्ण जो बाल कृष्ण है वो फायदा उठाते हैं, ये बात उनको पता है,
तो ऐसे ऐसी बातों को कह कर ना अपने पक्ष में अपनी माँ को करते हैं। इसलिए श्री कृष्ण ने उनकी हृदय को पिघलाकर अपने पक्ष में करना चाहते हैं। उन पे जो आरोप लगा है ना कि मक्खन चुरा के भागे हैं, ठीक है, इसी आरोप से बचना चाहते हैं। फिफ्थ में बोला जा रहा है निम्न प्रश्न के उत्तर लगभग 100 शब्दों में दीजिए। 100 शब्दों में, और ये 10 नंबर का है। इसमें आपको 2 सवाल दिए जाएंगे, किसी एक का जवाब देना है, जो आपको आसान लगे वही जवाब दीजिएगा। राजा को निषाद राज की शर्त मानने में क्या कठिनाई थी? इस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस कर चुके हैं पहले ही सेट 1 के वीडियो में, तो इस वीडियो में ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। और दूसरा है सूरज भैया के सादे कागज पर अंगूठे का निशान लगाने को आप किस रूप में देखते हैं? अगर आप ये दोनों का कहानी नहीं पढ़ें तो कमेंट बॉक्स में लिंक दे देंगे, या आप सीधे प्लेलिस्ट से जाकर वीडियो को देख सकते हैं। जब आप कहानी पढ़ लीजिएगा ना तो ये दोनों क्वेश्चन को समझने में कोई समस्या नहीं होगा। राजा को निषाद राज की शर्त मानने में क्या कठिनाई थी? उत्तर लिखेंगे राजा के सामने निषाद राज ने शर्त रखी थी कि वे अपनी पुत्री सत्यवती के विवाह राजा से तभी करेंगे जब उसका होने वाला पुत्र ही हस्तिनापुर की राजगद्दी पर बैठेगा। राजा गए थे किसके पास? निषाद राज के पास। बोले ना कि आपकी पुत्री सत्यवती है ना, उसे शादी करना है। तो निषाद राज बोलते हैं ना कि एक शर्त है। वो शर्त क्या है? सत्यवती का जो बेटा होगा ना वही हस्तिनापुर की राजगद्दी पर बैठेगा, ठीक ना, आपका बेटा नहीं बैठेगा। लेकिन राजा अपने पुत्र देवव्रत को वीरों में श्रेष्ठ, योग्य और सुशील मानते थे। प्रजा उन्हें प्यार करते थे, इसलिए राजा मानते थे कि राजगद्दी पर देवव्रत का अधिकार है। क्योंकि राजा होने के लिए क्या चाहिए? श्रेष्ठ होना चाहिए, वीरों में श्रेष्ठ यानी वीर होना चाहिए बहुत ज्यादा, योग्य होना चाहिए यानी दिमाग होना चाहिए, सुशील होना चाहिए, और प्रजा तो उन्हें प्यार करती ही थी देवव्रत को। तो राजा बनने के क्या अधिकारी थे वह, ठीक ना, पूरा अधिकार था उनको राजगद्दी पर बैठने का। किनको? राजा के बेटे देवव्रत को। लेकिन यहाँ पर निषाद राज है ना, राजा के सामने एक शर्त रख दी है ना कि उनकी जो बेटी है, किनकी? निषाद राज की बेटी सत्यवती, उसका बेटा जो होगा ना वही गद्दी पे बैठेगा, ये देवव्रत नहीं, ठीक है, देवव्रत नहीं बैठेगा। वे देवव्रत को उसके राजगद्दी के अधिकार से वंचित नहीं करना चाहते थे। वे यानी कौन? राजा। इसलिए राजा को निषाद राज की शर्त मानने में कठिनाई थी। वो सोचते थे कि राजा सोचते थे ना कि उनका जो बेटा है देवव्रत, तो राजा बनने का सारा गुण इसमें है, तो इसी को राजा बनना चाहिए, ना कि हम जो नया शादी करेंगे सत्यवती से उसका बेटा राजा बने। इसलिए राजा को निषाद राज की शर्त मानने में कठिनाई थी। और ज्यादा कहानी के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिंक दे दिए हैं, आप वीडियो को जरूर देख लें। तो आपको दोनों में से जो क्वेश्चन आसान लगता है वो बनाइए। यहाँ पर तो दोनों क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। सूरज भैया के सादे कागज पर अंगूठे का निशान लगाने को आप किस रूप में देखते हैं? तो उत्तर लिखेंगे सूरज भैया के सादे कागज पर अंगूठे का निशान लगाने को मैं समझता हूं कि सूरज भैया ने महाजन से रुपये उधार लिए। जब उसने रुपये बांध लिए तब महाजन ने उन्हें सबूत के तौर पर कागज पर अंगूठे का निशान लगाने को कहा। महाजन की बात सुनकर वह हक्का बक्का रह गए, क्योंकि वह न तो रुपये लौटा सकते थे और न ही उसके मांग को अस्वीकार कर सकते थे। अस्वीकार यानी मना करना। ये दोनों क्वेश्चन का जो कहानी है बहुत इंटरेस्टिंग है, तो आप वीडियो को जरूर देख लें कहानी का। तो अंगूठे का निशान लगा देते सादे कागज पे, इसलिए बोला जाता है कि सादे कागज पे ना अंगूठा लगाना है और नहीं सिग्नेचर करना है, नहीं तो फिर उसका गलत इस्तेमाल हो जाएगा। इन कहानियों से हमें बहुत कुछ सीख मिलता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के बीच में शेयर जरूर करें।